आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को समझने से पहले हमको ये देखना होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती है। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा मैं आपको जनरल ट्रेंड दिखाना चाहूँगा कि कैसे प्रॉपर्टीज़ की डिपेंडेंसी होती है। आप देखेंगे कि इस वर्ल्ड में हम जितने भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं सब उन्हीं 112 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। सब उन्हीं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जो आज के डेट में लगभग 112 एलिमेंट्स नोन हैं, उन्हीं से मिलकर सभी बने हुए हैं। लेकिन सबके प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस होते हैं। एक सिंपल सा ये फैक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट के हम कांटेक्ट में आ रहे हैं सब उन्हीं 112 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, उन्हीं में से कुछ एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन सबके प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस होते हैं। ये चौक है जिससे हम लिखने का काम करते हैं और डस्टर से हम मिटाने का काम करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हम डस्टर से लिखें और चौक से मिटाएं। क्यों भाई? क्योंकि चाक का जो प्रॉपर्टीज़ है वो लिखने में हेल्पफुल है और डस्टर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मिटाने में हेल्पफुल है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, मैंने बताया सब उन्हीं एलिमेंट, उन्हीं 112 में से कुछ एलिमेंट से मिलकर बने हैं, लेकिन उनके प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस हैं। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ डिफर करता है। आप देखेंगे हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, लेकिन टेबल है, चेयर है, ये एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते। ये चौक एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। तो प्रश्न खड़ा हुआ, आखिर वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं? क्योंकि अगर सब के सब सारे ऑब्जेक्ट उन्हीं 112 में से कुछ एलिमेंट से मिलकर बने हैं, तो आखिर वो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो याद रहे, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज इन जनरल दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ये डिपेंड करती है दो फैक्टर पर। बहुत ही खास बात बता रहे हैं, ध्यान देना। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरा फैक्टर है कंपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन क्या है। याद रहे, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी स्ट्रक्चर में कोई चेंज होगा, प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलेंगे। याद रहे, जब भी स्ट्रक्चर में कोई चेंज होगा तो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, हम 112 एलिमेंट की बात नहीं करते, हम एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सपोज हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स में आपको मालूम होगा कोल होता है। व्हाट इज दिस? 100% कार्बन। क्या है इसमें? कार्बन है। आपने ग्रेफाइट देखा होगा, ग्रेफाइट में भी क्या होता है? सेम चीज, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन। आपने डायमंड देखा होगा, क्या होता है इसमें? तो इसमें भी कार्बन होता है। तो अगर सब में कार्बन है, कोल में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है और डायमंड में भी कार्बन है, तो इनके प्रॉपर्टीज में इतना डिफरेंसेस क्यों? तो आंसर है, प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होने का यहाँ रीजन है चेंज इन स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं। तो याद रहे, जब भी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने को मिलता है। एक एग्जांपल आपके सामने है, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, सबका कॉन्स्टिट्यूएंट है
जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है सबका कार्बन है, लेकिन उसके बावजूद इनके प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस का कारण है इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं। तो याद रहे, जब भी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस होगा आपको प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ये तो हमने एक एलिमेंट की बात की थी। चलिए हम एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंस के साथ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आपको दिखाते हैं। सपोज हम बात करते हैं CH3 CH2OH का। व्हाट इज दिस? यू नो दिस इज इथेनॉल। क्या है यह? इथेनॉल है। आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में टोटल 2 कार्बन है, टोटल 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। थोड़ा सा स्ट्रक्चरल हम चेंज करते हैं इस कंपाउंड में। यहाँ क्या देख रहे हैं आप? ऑक्सीजन के साथ एक इथाइल ग्रुप जुड़ा है और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा है। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चरल यहाँ पर चेंज करते हैं। सपोज इसी कंपाउंड को हम ऐसा लिख देते हैं CH3OCH3। याद रहे कंपाउंड का कंपोजिशन सेम है। इस कंपाउंड में भी टोटल 2 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है। क्या चेंज आया है भाई? तो यहां आप देखते थे कि ऑक्सीजन के साथ एक इथाइल ग्रुप जुड़ा था और दूसरा हाइड्रोजन एटम जुड़ा था, जबकि इस केस में ऑक्सीजन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्या चेंज आया? स्ट्रक्चरल चेंज आया। स्ट्रक्चरल चेंज के कारण इन दोनों कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। इन दोनों कंपाउंड के प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आप देखोगे कि जो इथेनॉल है, यू नो इथेनॉल, आप जानते हैं इसके बारे में, ये एक जो एल्कोहलिक ब्यूरेज होता है उसका सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, दैट इज इथेनॉल। आप इसको पी सकते हैं, आप इसको ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन ईथर को, क्या ईथर को आप पी सकते हैं? आंसर इज नो, दिस इज पॉइजनस इन नेचर। जबकि ये पॉइजनस नेचर का नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इनके प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस क्यों आया? ईथर इथेरियल प्रॉपर्टीज शो करता है, एल्कोहल की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, एल्कोहलिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस का कारण क्या है? तो आंसर है, इसका कारण है इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस। तो याद रहे, जब भी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। अब दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर, दैट इज कंपोजिशन। याद रहे, सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है यह किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज का। कौन? कंपोजिशन। जब भी कंपोजिशन में डिफरेंसेस आते हैं प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज हम 2 एलिमेंट की बात करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ये दोनों एलिमेंट, ध्यान देना, बहुत ही खास बात आपको बता रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट जब 12:16 के रेशियो में मिलते हैं बाई मास के अनुसार 12:16 के रेशियो में जब ये दोनों एलिमेंट मिलते हैं तो बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO। और यही दोनों एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन जब 12:32 के रेशियो में मिलते हैं तो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहे, ये दोनों ही कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, लेकिन इनमें कंपोजिशन का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन 12:16 के रेशियो में मिलेंगे बाई मास के अनुसार, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, और जब वही दोनों 12:32 के रेशियो में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज सेम है? तो आंसर इज नो, इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, आपको मालूम है वेरी यूजफुल गैस, बहुत ही यूजफुल गैस है। अगर ये नहीं होता तो शायद आपको भोजन नहीं मिलता। आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे लिविंग बीइंग्स उसको यूज करते हैं। तो आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही यूजफुल गैस,
वही है एक दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, यू नो इट इज आल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर। किस नाम से जाना जाता है? साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। इफ इनहेल्ड, अगर इसको हम इनहेल कर लें बहुत ज्यादा तो नेचुरल है कि डेथ हो सकती है, ऑर्गेनिज्म मर सकता है। तो एक तरफ है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाईली पॉइजनस गैस, बहुत ही पॉइजनस गैस है। इसके पॉइजनसनेस का क्या नेचर, क्या कारण है, हम आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। सिर्फ हम इतना देखना चाह रहे हैं कि जब भी कंपोजिशन में डिफरेंसेस होता है, प्रॉपर्टीज में आपको डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पर दो एलिमेंट लिया था, कार्बन और ऑक्सीजन। आपने देखा कि जब इनके कंपोजिशंस बदले, अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और उनके प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस अपने को देखने को मिले। सेम यही कंपोजिशन का ही खेल है। चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम का। सपोज हम बात करते हैं ह्यूमन आई का। ह्यूमन आई से आप देखने का काम करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आई का कंपोजिशन कुछ ऐसा है कि वह देखने के काम आता है। क्लियर है? तो ह्यूमन आई का कंपोजिशन ही उसे इनेबल करता है, उसे बनाता है इस योग्य कि आप उसका यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर है? तो सारा खेल किसका है? कंपोजिशन है। आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारा कंपोजिशन ऐसा है, हमारा कंपोजिशन लिविंग बीइंग का कंपोजिशन है, जिसके कारण हम एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। यही कंपोजिशनल डिफरेंस आ जाए, हो सकता है कि हमारे हार्ट का कंपोजिशन चेंज हो और हमारा डेथ हो जाए। डेथ हो जाएगा, फिर से हमारे प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस आ जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि कंपोजिशन में जब भी डिफरेंस आता है, कंपोजिशन जब भी बदलता है, प्रॉपर्टीज में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज इन जनरल दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरा फैक्टर उसका कंपोजिशन कैसा है। जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, याद रहे कंपाउंड कैसे डिफाइन करते हो? दैट इज प्योर सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन, शुद्ध पदार्थ जिसका कंपोजिशन फिक्स होता है, आप उसे क्या नाम देते हो? कंपाउंड नाम देते हो। तो जब हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो उसका कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स होता है। तो नेचुरल है प्रॉपर्टीज की पूरी डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ गई? कंपाउंड के स्ट्रक्चर के ऊपर। किसके ऊपर आ गई? स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आपने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज इन जनरल उसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, और जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज मेनली उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। याद रहे, ये जो फैक्ट मैंने आपको हाईलाइट किया है, बताया है, आगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जगह जगह यूज होगा, बहुत ही प्रोनाउंस्ड फैक्ट है। और सबसे पहला इसका यूज हम आइसोमेरिज्म में ही करने जा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म वर्ड की, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ आइसो एंड मेरियस। क्लियर है? आइसोस का मतलब होता है सेम। आइसोस मीन्स सेम। क्लियर? एंड मेरियस, मेरियस का मतलब होता है फॉर्म। यानी अगर हम वर्ड की मीनिंग की बात करें तो आइसोमेरिज्म का मतलब है सेम फॉर्म। देखिए हम डिफाइन कैसे करते हैं आइसोमेरिज्म को। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका अणु सूत्र सेम होता है। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑलवेज रिमेंबर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब हमने कंपोजिशन फिक्स कर दिया। आपको मालूम है कंपाउंड का कंपोजिशन फिक्स होता है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, आर कॉल्ड आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, और ये घटना आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो आपने कैसे डिफाइन किया आइसोमेरिज्म को? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे यौगिक
जिनका अणुसूत्र समान होता है बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, किंतु गुण भिन्न भिन्न होता है, आर कॉल्ड आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। हिंदी में इसको समावयवी बोलते हैं, समावयवी। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। कैसे डिफाइन किया आपने? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ये रहा आपको डेफिनेशन, ये डेफिनेशन रहा किसका? आइसोमेरिज्म का, समावयवता का। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि ये आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है। तो आप देखेंगे इन जनरल आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। इसके दो मेजर टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हिंदी में संरचनात्मक समावयवता, और दूसरे को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दैट इज त्रिविम समावयवता। तो आपको बताया गया कि आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। समावयवता दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता, एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दैट इज त्रिविम समावयवता। तो सबसे पहले हम यहां डिटेल करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। तो क्या लेने जा रहे हैं हम? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे, संरचनात्मक समावयवता को कैसे डिफाइन करेंगे। हल्का सा डेफिनेशन में डिफरेंस आएगा, देखिए हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। जो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन था सेम उसी से मिलता जुलता विथ स्लाइट डिफरेंस। कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है किंतु संरचना भिन्न होती है, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। The compounds having same molecular formula but different structural formula and therefore different properties, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, अतः गुण भिन्न भिन्न होता है। क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इन इंग्लिश? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड देयरफॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? तो ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जिसके कारण उनके प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं और ये घटना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है? यहां पर आपको आइसोमेरिज्म के टाइप्स शो किए गए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आइसोमेरिज्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो, ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अब हम बात करें अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन जनरल 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा भाई? तो सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म एंड लास्ट वन इज टाटोमेरिज्म। तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन जनरल 5 टाइप्स का आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड इज
functional isomerism, fourth is metamerism and last one is tautomerism। अगर हम हिंदी में बात करें तो पहली संरचनात्मक समवयवता है जिसको हम श्रृंखला समवयवता बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। दूसरे को पोजीशन आइसोमेरिज्म दैट इज स्थान समवयवता बोलते हैं। तीसरे को फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी क्रियात्मक समवयवता बोलते हैं। चौथे को मेटामेरिज्म मध्यावयवता बोलते हैं एंड लास्ट वन इज टॉटोमेरिज्म चलावयवता बोलते हैं। तो ये 5 टाइप्स हैं किसके? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। हम एक एक करके डिटेल करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के केस में आप देखेंगे कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जो कि फर्स्ट क्राइटेरिया थी आइसोमर्स की। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम यानी कंपोजिशन सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम यानी स्ट्रक्चर सेम। दोनों सेम हैं तो नेचुरली प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। तो आप देखोगे कि सच आइसोमर्स which have same molecular formula, same structural formula but differ in arrangement of atoms or groups in space। लेकिन एटम्स और ग्रुप्स का जो स्पेस में किसी एटम के चारों ओर जो अरेंजमेंट होता है, जो उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें डिफर करते हैं अगर आइसोमर्स, तो उसे हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स, त्रिविम समवयवता। तो आपने क्या देखा? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, same most of the physical and chemical properties but difference in arrangement of atoms or groups in space। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, संरचना सूत्र समान होता है, अधिकांश भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होते हैं, किंतु त्रिविम में परमाणुओं अथवा समूहों का विन्यास, परमाणुओं एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन, क्या अरेंजमेंट अलग अलग होता है। क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये घटना क्या कहलाती है? त्रिविम समावयवता कहलाती है। यहां पर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 3 टाइप्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम ज्यामितीय समावयवता बोलते हैं। सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम प्रकाशिक समावयवता बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से हम यहां पर 3 प्रकार के स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे, ज्यामिति, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फॉर्मेशनल। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अलग अलग टाइप्स क्या क्या हैं और उनको हम एक एक करके डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लेने जा रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म। प्रश्न खड़ा हुआ, ये चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो आप देखेंगे कि सच स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ऐसे संरचनात्मक समवयवी, याद रहे यह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है। कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म। इसको हम डिटेल करने जा रहे हैं। सच स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ऐसे संरचनात्मक समवयवी which differ in structure of carbon chain, जो कार्बन चेन के स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं, are called chain isomers and this phenomena is called chain isomerism। कैसे डिफाइन किया आपने? ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जिनका स्ट्रक्चर, चेन का स्ट्रक्चर, कार्बन चेन का स्ट्रक्चर जिनमें अलग अलग होता है, वो क्या कहलाते हैं? चेन आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। कैसे डिफाइन किया आपने? द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which have different structure of carbon chain are called chain isomers
क्लियर है? एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। ऐसे संरचनात्मक समअवयवी जिनमें कार्बन श्रृंखला की संरचना भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? श्रृंखला समअवयवी, चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। यह घटना क्या कहलाती है? श्रृंखला समअवयवता। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं चेन आइसोमर्स। सपोज हम बात करते हैं C4H10 का। किसका? ब्यूटेन का, C4H10। कौन सा कंपाउंड लेने जा रहे हैं हम? तो यहां पर पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं C4H10, जिसको आप ब्यूटेन बोलते हो। आप देखेंगे कि ब्यूटेन के 2 चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। कितनी चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 2। पहला चेन आइसोमर उसका जिसमें सारे कार्बन एटम सेम चेन में होंगे। ये देखिए CH3, CH2, CH2 एंड CH3। This is butane where all the carbon atoms are in same chain। जहां सारे कार्बन एटम्स किसमें हैं? सेम चेन में हैं। आप इसको सिंपली ब्यूटेन बोलते हो और इसका कॉमन सिस्टम में नेम नॉर्मल ब्यूटेन है। क्या है? एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब ये है कि ये अनब्रांच्ड अल्केन है। कैसा है ये? अनब्रांच्ड अल्केन है। सारे कार्बन सेम चेन में हैं, तो इसको आप नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हो। और IUPAC नेम इसका सिंपली ब्यूटेन है। चलिए सपोज हम एक मिथाइल ग्रुप को यहां से हटाते हैं और ले आकर इसे इस कार्बन पर अटैच कर देते हैं और यहां से एक हाइड्रोजन यहां शिफ्ट कर देते हैं। क्या बन जाएगा भाई? तो आप देखेंगे CH3 CH CH3 CH3, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसमें भी 4 कार्बन थे, यहां भी 4 कार्बन है। इसमें भी टोटल 10 हाइड्रोजन थे, 3 + 2 + 2 + 3 दैट इज टोटल 10 हाइड्रोजन। यहां भी टोटल 10 है, 3 + 1 + 3 + 3 दैट इज 3 + 3 6 + 1 7 + 3 10। तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला, कार्बन चेन का स्ट्रक्चर यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग है। पहले केस में आपने देखा था कि सारे कार्बन सेम चेन में थे, इसको हमने नॉर्मल ब्यूटेन कहा था। यह एक अनब्रांच्ड अल्केन था, जबकि यहां पर हमने ब्रांचिंग करा दी। इसको हम सिंपली आइसोब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। याद रहे यह इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम इसका क्या होगा? तो IUPAC नेम में आप लॉन्गेस्ट चेन, यहां 3 कार्बन की चेन होगी और उसके हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। आप अभी जस्ट IUPAC नेमिंग पढ़ करके खाली हुए हैं, यहां से आप नंबरिंग करेंगे 1, ये 2, ये 3। तो इसका IUPAC अगर आप नेम देखेंगे तो IUPAC नेम इसका होगा 2 मिथाइल। सेकेंड कार्बन पर आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल के साथ यहां आ जाएगा प्रोपेन। क्या आ जाएगा? प्रोपेन। तो इसका IUPAC नेम 3 मिथाइल प्रोपेन है। ऐसे इसका कॉमन सिस्टम में नेम एन ब्यूटेन था। अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो वह सिंपली ब्यूटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्यूटेन। ये पहला एग्जांपल आपके सामने है चेन आइसोमर्स का। आपने देखा कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम C4H10 की जगह एग्जाम्पल लेते हैं C5H12 का, यानी पेंटेन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम किसका लेने जा रहे हैं? पेंटेन का, C5H10। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज C5H10, जिसको सिंपली आप क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं। आप देखेंगे कि पेंटेन के लिए टोटल 3 चेन आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। कितने? टोटल 3। देखिए कैसे। सबसे पहला चेन आइसोमर्स जिसमें सारे कार्बन सेम चेन में होंगे, जिसको आप नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल पेंटेन। ये देखिए CH3 CH2 देन CH2 CH2 एंड CH3। What is this? N
पेंटेन। क्या नाम है इसका? एन पेंटेन। याद रहे यह इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम इज सिंपली पेंटेन। इसका IUPAC नेम क्या है? तो याद रहे वह सिर्फ पेंटेन है। क्लियर है? अब हम करते क्या हैं, इस लॉन्गेस्ट चेन को थोड़ा छोटा करते हैं। कैसे भाई? एक मिथाइल ग्रुप को यहां से सपोज उठाते हैं और इसको लाकर यहां इस कार्बन पर अटैच कर देते हैं और यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर यहां लाकर जोड़ देते हैं। क्या बन जाएगा भाई? ये देखिए, यहां कंपाउंड बनेगा CH से आपने एक जोड़ दिया, यहां लाकर CH3। याद रहे ये आप ले आकर के यहां जोड़ रहे हैं। CH3 CH2 की जगह CH हो गया और उससे एक CH3 जुड़ गया। देन आगे CH2 एंड CH3, ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड को आप सिंपली, अगर हम नॉर्मल सिस्टम की बात करें, ऑर्डिनरी सिस्टम की बात करें, कॉमन सिस्टम की बात करें, तो इसको आप आइसोपेंटेन बोलते हो। याद रहे जब एक सिंगल मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर होता है तो हम उसको आइसोमर बोलते हैं, आइसो कंपाउंड बोलते हैं। तो ये सिंपली आइसोब्यूटेन बन गया, सॉरी आइसोपेंटेन बन गया। सारे कार्बन को हम ऐड करते हैं। टोटल कितने कार्बन है इसके? 1 2 3 4 एंड 5। तो नाम इसका क्या हुआ कॉमन सिस्टम में? आइसोपेंटेन। याद रहे ब्यूटेन नहीं, क्या? आइसोपेंटेन। नाउ व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम? अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो आपको मालूम है IUPAC नेमिंग के लिए हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि ये होगी। और सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देने के लिए हमको कार्बन चेन की नंबरिंग करनी होगी। तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो आप देख सकते हैं सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल। क्या होगा? 2 मिथाइल। देन 4 कार्बन का अल्केन, दैट इज ब्यूटेन। क्या हो गया इसका IUPAC नेम? 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए भाई, कार्बन चेन को थोड़ा और छोटा करते हैं। क्या होगा? यहां से इस मिथाइल ग्रुप को तोड़ते हैं और लाकर यहां जोड़ देते हैं और यहां का एक हाइड्रोजन यहां ला देते हैं इस कार्बन पर। क्या कंपाउंड बन जाएगा भाई? ये देखिए, अब बनेगा CH3 CH3 एंड CH3। क्या बन गया? CH3, यहां C था, एक CH3 ऑलरेडी जुड़ा था, एक और लाकर CH3 जोड़ दिए, तो इस कार्बन पर 2 CH3 हो गए। यहां CH2 से ये हाइड्रोजन जाकर जुड़ गया, तो यहां भी CH3 हो गया। तो ये कंपाउंड एक और चेन आइसोमर आपके सामने आ गया। नाउ क्या है इसका कॉमन सिस्टम में नेम? याद रहे जब हाइड्रोकार्बन में सेकेंड कार्बन आइटम पर 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, और याद रहे कहीं और कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो यदि सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो ऐसा आइसोमर नियो आइसोमर कहलाता है, नियो कंपाउंड कहलाता है। तो ये कंपाउंड इसका कॉमन सिस्टम में नेम हो गया नियो पेंटेन। याद रहे सारे कार्बन काउंट होंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो कॉमन नेम इसका हुआ नियो पेंटेन। नाउ व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम? IUPAC नेम क्या होगा? तो IUPAC नेम आपको मालूम है, यहां पर हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी, जो कि ये होगी। और सेकेंड कार्बन पर आप देख सकते हैं 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसका IUPAC नेम होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों भाई? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की। तो आपने देखा कि चेन आइसोमर्स होते क्या हैं। तो चेन आइसोमर्स क्या हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, यानी ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन कार्बन चेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हो, कार्बन चेन का स्ट्रक्चर अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? चेन आइसोमर्स। एक खास बात
चेन आइसोमेरिज्म इज स्पेशली एग्जिबिटेड बाय अल्केन्स। चेन आइसोमेरिज्म मेनली अल्केन्स के द्वारा शो की जाती है। और दूसरी खास बात जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि किसी अल्केन के द्वारा चेन आइसोमेरिज्म अगर शो करना है तो उसमें मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक लो कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है फॉर शोइंग चेन आइसोमेरिज्म द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन एन एल्केन शुड बी। किसी अल्केन में चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? देन आंसर इज 4। याद रहे 4 कार्बन से अगर कम है तो चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकता अल्केन के द्वारा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम कार्बन आइटम्स फॉर शोइंग चेन आइसोमेरिज्म फॉर अल्केन्स इज 4। दूसरी चीज आपने देखा कि चेन आइसोमेरिज्म मेनली किसके द्वारा शो किया जाता है? अल्केन्स के द्वारा। पहचानोगे कैसे कि चेन आइसोमर्स हैं कि नहीं? तो याद रहे चेन आइसोमर्स के जो IUPAC नेम्स होते हैं वो अलग अलग वर्ड रूट से डिराइव होते हैं, उनके वर्ड रूट अलग अलग होते हैं। आप यहां देख सकते हैं ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बने हुए हैं। फर्स्ट आइसोमर में वर्ड रूट क्या है? ब्यूट है। और सेकेंड आइसोमर में वर्ड रूट क्या है? प्रोप है। एक को आपने IUPAC सिस्टम में सिंपली ब्यूटेन कहा था और दूसरे को आपने 2-मिथाइल प्रोपेन कहा था। तो इनके IUPAC नेम्स जो होते हैं वो अलग अलग वर्ड रूट से डिराइव होते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है किसकी? चेन आइसोमर्स की। इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, सपोज हम पेंटेन का केस देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि पेंटेन में वर्ड रूट क्या मिला? पेंट मिला। वही जब आइसोपेंटेन बना तो वर्ड रूट यहां पर ब्यूट हो गया, दैट इज 2-मिथाइल ब्यूटेन आपने कहा। और न्यू पेंटेन के केस में वर्ड रूट प्रोप हो गया, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन आपने कहा इसे IUPAC सिस्टम में। तो ये हुआ आपका चेन आइसोमेरिज्म। अब हम सेकेंड आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में आपने क्या देखा? हम कार्बन की जो सबसे लंबी चेन होती थी उसी में से सब्स्टिट्यूएंट उसी को तोड़ देते थे, उसी को छोटा कर देते थे और सब्स्टिट्यूएंट लाकर कहां लगाते थे? उसी चेन के बचे हुए पार्ट में। अब आप पोजीशन आइसोमेरिज्म में देखेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म में आप देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन को हम टच नहीं करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन वही रहेगी। सिर्फ पोजीशन बदलेगा तो 3 चीजों का, सब्स्टिट्यूएंट का, मल्टीपल बॉन्ड का या फंक्शनल ग्रुप का। इन तीनों का पोजीशन चेंज करके हम आइसोमर्स बनाएंगे, लेकिन कार्बन चेन को, जो सबसे लंबी कार्बन चेन है, उसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो चलिए हम देखने जा रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है, हाउ इट कैन बी डिफाइंड। डेफिनेशन क्या है? तो सच स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which have same molecular formula, ऑलरेडी आपको मालूम है आइसोमर्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं। then you can define such structural isomers which have same molecular formula but different position of substituent, multiple bond or functional groups are called position isomers and this phenomena is called position isomerism। कैसे डिफाइन आपने किया? ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ऐसे संरचनात्मक समावयवी जो सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी, मल्टीपल बॉन्ड बहुबंध तथा फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह के स्थिति में, के पोजीशन में डिफरेंसेस शो करते हैं। क्या कहलाते हैं? पोजीशन आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। यह घटना क्या कहलाती है? तो स्थिति या स्थान समावयवता। कैसे डिफाइन किया आपने? दी सच स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हिच डिफर इन पोजीशन ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंड मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाते हैं? पोजीशन आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल यहां पर आप देखिए, सपोज हम
हेक्सेन की बात करें तो हेक्सेन के केस में आप देखोगे कि यहां पर दो पोजीशन आइसोमर्स आपको दिखेंगे हेक्सेन के। देखिए कौन कौन सा। सबसे पहला यह है, देखिए पोजीशन आइसोमर्स एक CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 देन CH2 CH2 CH3। व्हाट इज इट्स IUPAC नेम? तो इसका IUPAC नेम क्या है? 2-मिथाइल पेंटेन। क्या लिख सकते हैं इसका IUPAC नेम? 2-मिथाइल पेंटेन, जिसको सिंपली आप आइसोहेक्सेन बोलते हो। क्या बोलते हो? इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको सिंपली आप आइसोहेक्सेन बोलते हो। एंड इट्स IUPAC नेम इज, तो यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 एंड 5। क्या नाम होगा इसका? 2-मिथाइल तो पेंटेन। क्या नाम हुआ? 2-मिथाइल पेंटेन। ये इसका हुआ IUPAC नेम। चलिए हम मिथाइल ग्रुप को यहां से हटाकर सपोज यहां लगा देते हैं। कहां लगा देते हैं? यहां से हटाकर यहां लगा देते हैं। एक नया कंपाउंड बन जाएगा, एक नया पोजीशन आइसोमर बन जाएगा। देखिए क्या? CH3 CH2 देन CH3 CH2 CH3। नाउ व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम? तो आप देख सकते हैं यहां पर मिथाइल ग्रुप का पोजीशन जो पहले सेकेंड कार्बन पर हुआ करता था, इस बार वो थर्ड कार्बन पर आ गया है। कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? तो ये लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग 1 2 देन 3 4 एंड 5। आप देख सकते हैं इस बार थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो IUPAC नेम हो गया इसका 3-मिथाइल। क्या हुआ IUPAC नेम? 3-मिथाइल देन पेंटेन। आपको एक चीज यहां दिख रहा होगा कि जो पोजीशन आइसोमर्स हैं इनके वर्ड रूट सेम होते हैं। यहां भी वर्ड रूट आपने पेंटेन यूज किया इन IUPAC सिस्टम, और यहां भी वर्ड रूट आपने क्या यूज किया? पेंट यूज किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पोजीशन आइसोमर्स के जो IUPAC नेम्स होते हैं इनके वर्ड रूट्स सेम होते हैं। यहां पर आपको दिखाया गया कि 2-मिथाइल पेंटेन यानी आइसोहेक्सेन और 3-मिथाइल पेंटेन एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं? पोजीशन आइसोमर्स हैं, स्थान समावयवी हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूएंट का, प्रतिस्थापी का पोजीशन अलग अलग है। अब दूसरा केस, यहां से एक और चीज पूछता है। जैसे आपने देखा था कि चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए अल्केन में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए थे? तो आंसर था आपका 4। वैसे ही पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए अल्केन में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? तो आंसर इज 6 कार्बन से अगर कम है तो वहां पर पोजीशन आइसोमेरिज्म हमको देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशली इन केस ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स। चलिए भाई, अगर यहां पर आपने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बदला, पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड का भी बदल सकता है। देखिए एक दूसरा एग्जांपल जहां पर मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन बदलेगा, जिसके कारण पोजीशन आइसोमेरिज्म में राइज होगी। सेकेंड एग्जांपल, सपोज आपने लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। व्हाट इज दिस? दिस इज ब्यूटीन। कौन सा ब्यूटीन? 1 ब्यूटीन। फर्स्ट कार्बन पर यहां से नंबरिंग होगी। आपने IUPAC सिस्टम में देखा था कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो नंबरिंग वहां से होती है जहां से मल्टीपल बॉन्ड नियरेस्ट हो, उस एंड से होती है जहां से मल्टीपल बॉन्ड नियरेस्ट हो। तो नेचुरली इस केस में आप नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 एंड 4। आपको मालूम है मल्टीपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच आता है और उस कार्बन पर माना जाता है जो कार्बन चेन में पहले आता है। तो नेचुरली यहां पर डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है। कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो यहां वर्ड रूट, चूंकि टोटल 4 कार्बन है, ब्यूट। ब्यूट के साथ जुड़ जाएगा प्राइमरी सफिक्स 1 इन, ब्यूट 1 इन, जिसको आप सिंपली 1 ब्यूटीन भी बोल सकते हो। यही अगर हम डबल बॉन्ड का पोजीशन यहां से हटाकर यहां लगा दें, व्हाट विल हैपन? अब कंपाउंड का क्या फार्मूला हो जाएगा? CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब आप नंबरिंग
किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हो, दोनों डायरेक्शन से सेम सिचुएशन है। सपोज आपने नंबरिंग यहां से कर दिया 1 2 3 एंड 4। नाउ व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम? तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूट 2ene। इस बार सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1ene दैट इज 1 ब्यूटीन एंड ब्यूट 2ene दैट इज 2 ब्यूटीन कौन से आइसोमर्स हैं एक दूसरे के? तो ये भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, और यहां पोजीशन आइसोमेरिज्म एराइज हुई है ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के पोजीशन के बदलने के कारण, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी बदल सकता है, उसके कारण भी कौन सा आइसोमेरिज्म एराइज होगी? तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप देख सकते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कार्बन किसी अल्कीन में कितने होने चाहिए? तो आंसर इज 4। अल्केन में पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कार्बन, आंसर इज 6। अल्कीन में पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? तो आंसर इज 4। आप देख सकते हैं अगर इससे कम कर देंगे कार्बन तो पोजीशन आइसोमेरिज्म यहां एराइज नहीं हो पाएगा। ऐसे ही पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप का भी पोजीशन बदल सकता है। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलेगा। थर्ड एग्जांपल, सपोज ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2OH, यहां पर फंक्शनल ग्रुप आया है OH दैट इज एल्कोहल। कंपाउंड का नेम क्या होगा? तो नंबरिंग वहां से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो, 1 2 3। व्हाट इज इट्स IUPAC नेम? 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, तो प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल। क्या है इसका IUPAC नेम? प्रोपेन 1 ऑल। यहां पर हम एल्कोहलिक ग्रुप को फर्स्ट कार्बन से हटाकर इस सेकेंड कार्बन पर अगर हम लगा दें तो इसका एक पोजीशन आइसोमर बन जाएगा। तो हटाते हैं हम इसको, क्या बनेगा कंपाउंड? CH3 CH, चलिए यहां OH लगा दिया हमने, CHOH CH3। नाउ यहां नंबर आप किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं। सपोज यहां से हमने कर दिया 1 2 3। क्या नाम हुआ इसका? तो प्रोपेन 2 ऑल। इस बार सेकेंड कार्बन पर एल्कोहलिक ग्रुप है, तो IUPAC नेम क्या हो गया इसका? प्रोपेन 2 ऑल। तो आपने देखा कि पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है। क्या होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म? तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनमें सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग हो, क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए अल्केन में मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए? आंसर इज 6। अल्कीन में मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए? आंसर इज 4। एल्कोहल में कितने होने चाहिए? तो आप देख सकते हैं एल्कोहल के केस में 3 ही कार्बन के केस में आपने देखा कि 3 कार्बन होने पर भी यहां पर पोजीशन आइसोमेरिज्म एराइज हो गया है। आपने देखा कि 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं? तो पोजीशन आइसोमर्स हैं। एक और खास बात, आपने चेन आइसोमेरिज्म में देखा था जो आइसोमर्स थे वो सेम फैमिली के थे। अगर एक अल्केन है तो दूसरा भी अल्केन था। क्लियर है? सेम वैसे ही पोजीशन आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स यानी आइसोमर सेम फैमिली के होंगे। एक अल्केन है तो दूसरा भी अल्केन है, एक अल्कीन है तो दूसरा भी अल्कीन है, एक आइसोमर एल्कोहल है तो दूसरा भी आइसोमर एल्कोहल होगा। डिफरेंस क्या था? तो चेन आइसोमेरिज्म में जो IUPAC नेम होता था वह अलग अलग वर्ड रूट से डिराइव होता था, क्योंकि हम चेन को ही छोटा कर देते थे, चेन को ही तोड़ते थे। यहां पर हमने लॉन्गेस्ट चेन को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया है। सिर्फ डिस्टर्ब क्या हुआ है? तो सब्स्टिट्यूएंट का, मल्टीपल बॉन्ड का या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन यहां बदला हुआ है। तो आप देखेंगे कि पोजीशन आइसोमर्स के IUPAC नेम सेम वर्ड रूट से डिराइव होंगे, जबकि चेन आइसोमर्स के IUPAC नेम अलग अलग वर्ड रूट से डिराइव होते थे।
क्लियर है। दूसरी चीज आपने देखा कि चेन आइसोमर्स भी सेम फैमिली के होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स भी, जितने भी पोजीशन आइसोमर्स हैं वो सेम फैमिली के मेंबर हैं। एक एल्केन है तो दूसरा आइसोमर भी अल्केन ही होगा, एक अल्कीन है तो दूसरा भी अल्कीन ही होगा, एक एल्कोहल है तो दूसरा भी अल्कोहल ही होगा। अब हम चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म की बात करने जा रहे हैं, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसको आप बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता। प्रश्न खड़ा हुआ, हाउ इट कैन बी डिफाइंड, हम डिफाइन कैसे करेंगे किसको, क्रियात्मक समावयवता को। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म डिफाइन कैसे करते हैं, सच स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which differ in functional group, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ऐसे संरचनात्मक समावयवी जिनमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल, क्या कहलाते हैं, तो फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो आपने देखा कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, सच स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which differ in functional group present in the compound, जो कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप में डिफर करते हैं, क्या कहलाते हैं, तो फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहां पर एक बहुत ही खास बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे कि 4 इंपॉर्टेंट ऐसे फैमिलीज हैं जो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। 4 इंपॉर्टेंट का केस बता रहा हूं मैं। फर्स्ट वन इज एल्कोहल एंड ईथर। कौन कौन, एल्कोहल एंड ईथर, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सेकेंड एग्जांपल इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। थर्ड एग्जांपल इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। एंड फोर्थ एग्जांपल इज नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स, दैट इज साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। ये 4 जो फैमिलीज के जो पेयर्स हैं आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहला एल्कोहल एंड ईथर, सेकेंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, थर्ड, जल्दी बोलिए, थर्ड, तो थर्ड एग्जांपल है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। एंड लास्ट पेयर इज एल्काइल साइनाइड एंड एल्काइल आइसोसाइनाइड। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं फंक्शनल आइसोमर्स का। अगर हम बात करें इथेनॉल की, इथेनॉल क्या फार्मूला था, तो फार्मूला था CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल। कौन सा है इसमें फंक्शनल ग्रुप, तो एल्कोहलिक ग्रुप इज फंक्शनल ग्रुप इन केस ऑफ इथेनॉल। इसका फंक्शनल आइसोमर बनता है डाइमिथाइल ईथर। कौन बनता है, डाइमिथाइल ईथर। ये देखिए CH3OCH3। आप देख सकते हैं कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप, जबकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप है इथेरियल ग्रुप, दैट इज O, जिसके दोनों साइड में वैकेंट वैलेंसीज से एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। तो आप देख सकते हैं इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, IUPAC नेम इज मिथॉक्सीमीथेन। ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं, तो फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ये क्रियात्मक समावयवी हैं। तो पहला एग्जांपल आपने देखा कि इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। चलिए हम दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। आपको बताया गया कि एल्डिहाइड और कीटोन भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। सपोज हम बात करते हैं प्रोपेनल की, किसकी बात करते हैं, प्रोपेनल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। व्हाट इज दिस, प्रोपेनल, जिसको सिंपली प्रोपेनएल्डिहाइड बोलते हैं। और इसी का दूसरा जो फंक्शनल आइसोमर है दैट इज प्रोपेनोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोपेनोन। तो प्रोपेनल और प्रोपेनोन एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं, तो फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एक में एल्डिहाइड ग्रुप है तो दूसरे में कीटोनिक ग्रुप है।
ऐसे ही आप देखेंगे कि एसिड्स एंड एस्टर्स, कौन? एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, दे आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इथेनोइक एसिड की, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। व्हाट इज दिस? इथेनोइक एसिड, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी का जो फंक्शनल आइसोमर्स है ये बनता है, देखिए HC डबल बॉन्ड O OCH3। दिस इज कॉल्ड मिथाइल मीथेनोएट एस्टर है ये। क्या नाम है इसका? मिथाइल मीथेनोएट। IUPAC नेम इज मिथाइल मीथेनोएट। ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं? तो फंक्शनल आइसोमर्स हैं। कौन से? इथेनोइक एसिड एंड मिथाइल मीथेनोएट। क्लियर है? जिसको आप सिंपली मिथाइल फॉर्मेट भी बोलते हो। ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एक में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दैट इज COOH ग्रुप है यहां पर फंक्शनल ग्रुप, और तीसरे में COOR ग्रुप दैट इज एस्टर ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप। तो आपने देखा एल्कोहल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे ही आप देख सकते हैं चौथा एग्जांपल, सपोज हम ये ले रहे हैं CH3CN, जिसको आप मिथाइल साइनाइड बोलते हो। सिंपली अगर कॉमन सिस्टम की नेम करें तो मिथाइल साइनाइड, और इसका IUPAC नेम इज इथेन नाइट्राइल। क्लियर है? यहां पर फंक्शनल ग्रुप साइनाइड ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड N लिखते हैं, चाहो तो ऐसा लिख सकते हो C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज मिथाइल साइनाइड। इसी का एक फंक्शनल आइसोमर बनता है जिसमें आइसोसाइनाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है। कैसे लिख सकते हैं उसको? मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं इसको CH3N डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। इस टाइप की ग्रुपिंग होती है। यहां पर N से डबल बॉन्ड C और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड C होता है। याद रहे यहां पर N के दोनों साइड कार्बन ही जुड़ा रहता है। इसको हम मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। कॉमन सिस्टम में क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं? तो फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एक में साइनाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो दूसरे में आइसोसाइनाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। तो आपने देखा कि फंक्शनल आइसोमर्स होते क्या हैं? तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। मैंने यहां पर 4 पेयर बताया जो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एक और खास बात, आपने देखा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेन आइसोमर्स सेम फैमिली के मेंबर होते थे, पोजीशन आइसोमर्स सेम फैमिली के मेंबर होते थे, लेकिन फंक्शनल आइसोमर्स जो होते हैं वो अलग अलग फैमिली के मेंबर होते हैं। एक अगर एल्कोहल है तो दूसरा ईथर होगा, एक एल्डिहाइड है तो दूसरा कीटोन होगा, एक एसिड है तो दूसरा एस्टर होगा, एक नाइट्राइल है तो दूसरा आइसोनाइट्राइल होगा। तो आपने देखा कि यहां पर आइसोमर्स अलग अलग फैमिली के मेंबर होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फैमिली कहां से डिसाइड होती है? यू नो इट। कहां से डिसाइड होती है? फंक्शनल ग्रुप से। चूंकि यहां पर आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हैं, तो नेचुरली ये अलग अलग फैमिली के मेंबर होंगे। तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंतर्गत 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमर्स जो थे, कौन कौन से? चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स एंड फंक्शनल आइसोमर्स आपने देखा। इसके बाद इसमें 2 और आइसोमर्स बचे हुए हैं, 2 और आइसोमेरिज्म बचे हुए हैं। कौन कौन से? दैट इज मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। आप देखेंगे कि मेटामेरिज्म एक स्पेशल काइंड का पोजीशन आइसोमेरिज्म है और टाटोमेरिज्म एक स्पेशल काइंड का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो ये क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और स्पेशली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे टाटोमेरिज्म बहुत ही खास पॉइंट है। वहां से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे होते हैं, क्या पूछा जाता है, वहां से हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।